Good morning, student. Today we discuss the solubility product constant. अब solubility product constant आज हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था बफर सोल्यूशन और कॉमन आयन इफेक्ट। तो बफर सोल्यूशन और कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP कैसे निकालते हैं, ये हम देखेंगे। देखिए, कुछ साल्ट होते हैं जो स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं और कुछ साल्ट होते हैं जो पूरी तरीके से डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि KSP होता क्या है। एट गिवन टेम्परेचर solubility product is equal to product of the molar concentration of the ions in its saturated solution. Each concentration rise to the power equal to the number of ions produced by the dissociation of one molecules ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी KSP बता रहा है कि गिवन टेम्परेचर पे ये किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट के जो मोलर कंसंट्रेशन आयंस के फॉर्म में होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन में। ईच कंसंट्रेशन राइज टू पावर ऑफ इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस बाय द डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान ली कोई इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने के बाद जो उसका मोलर कंसंट्रेशन होगा तो उसके पावर के मल्टीपल के बराबर होता है। जैसे हम बात करते हैं BaSO4 है, तो BaSO4 ये ब्रेक करके बनाएगा Ba++ और SO4-, यानी बेरियम सल्फेट ब्रेक करेगा और बेरियम आयंस और सल्फेट आयन ब्रेक कर जाएगा। अब इसमें हम अप्लाई द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के लॉ को अप्लाई करेंगे तो K = हो जाएगा Ba++ और SO4-, यानी बेरियम आयंस का कंसंट्रेशन और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन अपान BaSO4। अब देखिए BaSO4 को इधर कर देंगे तो KBaSO4 = Ba++ और SO4-। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा जो होगा BaSO4 ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, यानी KSP की जगह BaSO4 यानी Ba++ और SO4-। अब देखिए फॉर द प्योर सॉलिड सब्सटेंस द कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। अगर सॉलिड सब्सटेंस लेंगे तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी हम इसके लिए लिख सकते हैं कि KSP = Ba++ और SO4-। तो हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम KSP की वैल्यू को निकाल सकते हैं जो दिया गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम हमारा कंप्लीट हुआ है, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हाइड्रोजन पढ़ने के लिए हमको कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सबसे पहले पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है, कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया है, यानी फर्स्ट A ग्रुप में या 17 ग्रुप में, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों ग्रुप के साथ सिमिलरिटी शो करता है। तो अभी तक ऐसा कोई क्लियर डिसीजन नहीं हो पाया है कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए। इसको हाइड्रोजन में एल्कली ग्रुप के साथ भी रख सकते हैं और हैलोजन के साथ भी रख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों ग्रुप के साथ सिमिलरिटी शो करता है। तो हम एक एक करके दोनों सिमिलरिटीज़ के बारे में देखेंगे कि हाइड्रोजन एल्कली के साथ क्या सिमिलरिटी शो करता है और हैलोजन के साथ क्या शो करता है। इसी के बिहाफ पे हम इसको फर्स्ट A और 7th A ग्रुप दोनों में रखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल हम देखेंगे कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा है। हाइड्रोजन सम प्रॉपर्टी रिजेंबल्स alkali metals and some property resembles halogen. So hydrogen placed with both group, first A group alkali एंड 7th A 17 ग्रुप हैलोजन, ये दोनों के साथ सिमिलरिटी शो करता है, इसलिए इसको हम दोनों ही ग्रुप में रख सकते हैं। अब किस ग्रुप के साथ क्या सिमिलरिटी शो करता है ये हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं सबसे पहले
रिजेंबल्स विथ एल्कलीज मेटल कि एल्कलीज मेटल के साथ क्या रिजेंबल्स शो करता है, यानी प्रॉपर्टी शो करता है। हाइड्रोजन रिजेंबल्स एल्कली मेटल्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन एंड एल्कलीज बोथ मेटल कंटेन वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। हाइड्रोजन और एल्कली मेटल दोनों क्या करते हैं, इनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब जैसे देखें इसका हाइड्रोजन 1s1 और लिथियम 1s1, अब सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी तीनों में देखिए, हाइड्रोजन में देखिए 1s1 और इन दोनों एल्कली मेटल्स में देखिए इनके आउटर मोस्ट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलरिटीज है। दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूनिपॉजिटिव कैटायंस, यानी यूनिपॉजिटिव कैटायंस फॉर्म करते हैं। तो बोथ हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स फॉर्म्स यूनिपॉजिटिव कैटायंस बाय लूजिंग द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये क्या करते हैं, यूनिपॉजिटिव कैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये देखिए हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, H+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से देखिए सोडियम है, अब सोडियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। इसी तरीके से जितने भी एल्कली मेटल्स हैं एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके यूनिपॉजिटिव कैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड, यानी चाहे हाइड्रोजन हो चाहे एल्कली मेटल हो, दोनों +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं अपने कंपाउंड में। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात कर लें, यहाँ पे HCl दिया गया, तो HCl में क्या होगा, H+ और Cl-, यानी हाइड्रोजन क्या होगा, +1 ऑक्सीडेशन शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए एल्कली मेटल जब कंपाउंड फॉर्म करता है जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो Na+Cl-, यहाँ भी देखिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ भी +1 ऑक्सीडेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो बोथ एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी चाहे आपका हाइड्रोजन हो चाहे एल्कली मेटल हो, दोनों क्या करते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को शो करते हैं। देखिए जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO+H2 साथ करेंगे, यहाँ से वाटर को, यहाँ से वाटर बनेगा नहीं, यहाँ से ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा, तो Cu+H2O बनेगा। PbO+H2O बना लेगा Pb+H2O। अब यहाँ पे बोरान ऑक्साइड लेंगे और इसकी पोटेशियम से रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा और बोरान को रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हाइड्रोजन सिमिलरिटी शो करता है एल्कली ग्रुप से। कुछ एग्जाम्पल, कुछ प्रॉपर्टीज को हमने देख लिया। अब हम चेक करेंगे ये हैलोजन के साथ कैसे प्रॉपर्टीज को शो करता है, सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, आप देखिए रिजेम्बलेंस विद द हैलोजन। अब हैलोजन के साथ सिमिलरिटी कैसे शो करेंगे, हाइड्रोजन रिजेम्बल्स हैलोजन ऑफ ग्रुप 17 इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टीज हम देखेंगे जो सिमिलरिटी शो करेगा हाइड्रोजन हैलोजन के साथ। तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोथ रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन्स टू हैव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, यानी हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे देखिए H एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H- पर कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये F- में कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। दूसरी प्रॉपर्टी है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजन आर टिपिकल नॉन मेटल, यानी हैलोजन और आपके जो है
हाइड्रोजन, दोनों नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को शो करते हैं। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बनाते हैं या एनायंस का फॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है। यानी निगेटिवली चार्ज एलिमेंट को ही हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बोथ हेलोजन एंड हाइड्रोजन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा है डाई एटॉमिक नेचर। डायटोमिक नेचर, बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजन एग्जिस्ट इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, यानी एक मॉलिक्यूल्स पे दो एटम्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन देखिए H2 के फॉर्म में होता है, फ्लोरीन F2 के फॉर्म में, क्लोरीन F2 के फॉर्म में, यानी हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों डायटोमिक नेचर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमने देखा कि कुछ प्रॉपर्टीज हमारी रिजेंबल्स करती है 17 ग्रुप के साथ, और कुछ प्रॉपर्टी रिजेंबल्स करती है हमारी एल्कलीस ग्रुप के साथ, यानी फर्स्ट और 17 ग्रुप के साथ। इसलिए हाइड्रोजन को दोनों ग्रुप में रख सकते हैं। ये कहना मुश्किल है कि किसको, मतलब हाइड्रोजन को 17 ग्रुप में रखें या फर्स्ट ग्रुप में एल्कली के साथ रखें, इसको दोनों ग्रुप में रखा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए हम बात करते हैं, वाटर की बात करेंगे कि वाटर किस किस फॉर्म में मिलता है, वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो हम वाटर को देखते हैं। वाटर इन नेचर, वाटर इज फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। यानी नेचर में जो वाटर होता है तीनों स्टेट में मिलता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अ मेजर पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वाटर, कि मेजर पार्ट जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वाटर से बना होता है। ह्यूमन बॉडीज हैज अबाउट 65% एंड सम प्लांट्स हैव एज मच एज 95% ऑफ वाटर। कह रहा है कि ह्यूमन बॉडीज में 65% वाटर होता है, और कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिसमें 95% तक वाटर होता है, मतलब वाटर से ही बने होते हैं एक तरह से कह लीजिए आप। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की। तो वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखिए वाटर का स्ट्रक्चर तो होना चाहिए टेट्राहेड्रल, क्योंकि वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। लेकिन जब उसको हम चेक करते हैं तो हमारा वाटर का स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल नहीं होता, क्योंकि टेट्राहेड्रल की एंगल चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, उससे वो कम होता है, और ये वी शेप या वेंट शेप को दिखाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम देखते हैं। देखिए H2O molecules, so H2O molecule should be tetrahedral and hydrogen oxygen hydrogen bond angle is 109 डिग्री 28 मिनट। कह रहा है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को टेट्राहेड्रल होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। बट वाटर मॉलिक्यूल इज वी शेप्ड, लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, वो वी शेप होता है, यानी बेंट स्ट्रक्चर होता है, बेंट स्ट्रक्चर। एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री बिकॉज देयर आर ओनली 2 OH bonds in H2O molecules, and due to this the greater repulsion between the lone pair bond angle decrease to 104.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। भी कह रहा है कि लोन पेयर रिपल्सन की वजह से जो इनका बॉन्ड एंगल होना चाहिए उस बॉन्ड एंगल से ये बॉन्ड एंगल कम होता है, और जितना एंगल होना चाहिए टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट, उससे ये कम हो जाता है, ठीक है। तो ये शो करता है वी शेप्ड या बेंट स्ट्रक्चर शो करता है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज हम लोगों ने पढ़ा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल और वाटर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया। और एक वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 2 HO और
HO यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड दो बनाते हैं, और उसमें देखा होगा कि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होता है और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी की वजह से क्या होता है, वो रिपल्सन शो करता है। रिपल्सिव फोर्स की वजह से जितना उसका एंगल होना चाहिए उससे वो कम एंगल शो करता है। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट, बाकी नेक्स्ट क्लास में हो